नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 23 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कि कैसे प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत है और प्राइवेटाइज करें भी तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो, वैसे देखा जाए तो अभी आज की बात अगर करें तो 53 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे 1969 में। ठीक है, उस टाइम पर प्राइवेट बैंकों को कन्वर्ट किया गया था गवर्नमेंट बैंक्स में, तो उसको नेशनलाइजेशन बोल दिया क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट ने उनको टेक ओवर कर लिया था। पर अभी हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करने की बात कर रहे हैं। इन पब्लिक सेक्टर बैंक से गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है या गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप है उसको ख़त्म करके प्राइवेट सेक्टर की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्योंकि पिछले कई सालों में एक तो देखा जाए तो एक एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी जो आनी चाहिए वो नहीं है गवर्नमेंट बैंक्स में। दूसरी अगर देखी जाए तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। अब देखो, इसके लिए कई कदम ऑलरेडी उठाए जा चुके हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ उठा लिए गए। तो अभी मुद्दा क्या है हमारे सामने? मुद्दा ये है कि अब बचे हुए जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनका क्या किया जाए, उनका क्या हमें चेंज करने की ज़रूरत है ऑनरशिप को। देखो, एक तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है वो मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट को इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बहुत बार रिकैपिटलाइज करने की नौबत आती है क्योंकि एनपीएस बहुत होते हैं। इनके फंक्शंस परफॉर्म कंटिन्यू हो सके इसके लिए इन बैंक्स को जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनमें इन्फ्यूज़ करती है, डालती है। ठीक है, और उस पैसे का फिर बाद में यूज़ किया जाता है लोन देने में, क्रेडिट फैसिलिटी को और इनको अवेलेबल कराने में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो गवर्नमेंट पे ये बर्डन का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि जब से हमने नियो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है, ठीक है, 1991 में जब से एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की है तब से हमारे ऊपर ये कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस भी हैं और ज़रूरत भी है आज के टाइम के हिसाब से कि प्राइवेट बैंक्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन देना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ही प्राइवेटाइज कर देना चाहिए या फिर पार्शियल मैनर में। तो देखो, एक्सट्रीम जाना तो सजेशन में तो दिए जाते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी ऑनरशिप कहीं नहीं रखनी चाहिए, पर अभी भी हम देखें तो एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारे बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इतना नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है जितना कि गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स का है। और दूसरा, जिस तरीके से गवर्नमेंट अपनी कुछ भी स्कीम इम्प्लीमेंट करती है तो गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में जितनी एफिशिएंटली, जितनी स्मूथनेस पब्लिक सेक्टर बैंक दिखाते हैं उतना प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं दिखाते। तो इसके लिए इसके बीच का रास्ता निकाला ये गया है कि भाई आप सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, इसको तो गवर्नमेंट अपने पास में रख ले और बाकी बचे हुए जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको आप प्राइवेटाइज कर दो। बेसिकली एक पेपर रिलीज हुआ है रिसेंटली, पूनम गुप्ता जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च से एसोसिएटेड है, और अरविंद पनगड़िया जी जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हाल को देखते हुए कहा कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी अपनी तरफ से इन बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। और कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इतनी आसानी से नहीं कर पाएगी जितनी आसानी से करंट गवर्नमेंट कर सकती है। इस तरीके से सजेशन दिए। तो इसके लिए ऑब्जेक्शंस भी डेफिनेटली हैं कि भाई ऐसे कैसे आप एकदम से पूरी ऑनरशिप खत्म कर सकते हो। तो एक बीच का रास्ता बताया इन्होंने कि एक काम करो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो अपने पास रख लो, बाकी को प्राइवेटाइज कर दो। अब देखो, आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ कि ये जो पब्लिक बैंक, ये पीएसबीज का जो कन्वर्जन किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पूरी डिटेल ले लेनी है क्योंकि ये प्रोसेस कोई अभी का नहीं है। ठीक है, पिछले 2 दशकों में बहुत से कदम उठाए गए हैं जिसमें एसबीआई के जो एसोसिएट बैंक्स थे जैसे एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इनको कंसोलिडेट किया गया था, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी मूव किया जा रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके उतने कम से कम पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो सके उतना ज़्यादा हो जाए। तो ऐसी बातें बहुत बार हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। कई बैंक्स कन्वर्ट भी किए जा चुके हैं, कई बैंकों को कंसोलिडेट भी किया जा चुका है, कई बैंकों को मर्जर भी किया जा चुका है, ठीक है ना। ओवरऑल अभी आपको क्या देखना है कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को और बैंकों के कंसोलिडेशन को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा किए हुए कामों का क्या
आउटकम है हमारे पास में, क्या उनके टारगेट्स होते हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या कर लिया, वो डिटेल आपको जरूर लेनी है एक बार। ये जो पेपर रिलीज हुआ है गुप्ता और बनगड़िया जी के द्वारा, इनका ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो एफिशिएंटली काम करते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात भी करो तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी ज़्यादा है, और फ्रॉड भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, जितने की गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में देखने को मिलते हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उतना प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिला है। 2014-15 से 2020-21 में देखें तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं इनका लोन देने का जो ट्रेंड है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से ज़्यादा है। दूसरी चीज़, डिपॉजिट्स भी अगर देखें तो इन 2014 से 2021 के बीच में जितना डिपॉजिटेड अमाउंट इनमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं डिपॉजिट अमाउंट हुआ है कहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। इसके अलावा ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस ओपन होना, न्यू जॉब्स क्रिएट करना, ये सारी परिस्थितियों में भी प्राइवेट बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बजाय। अब सवाल ये है, तो इसका मतलब क्या हमें चले जाना चाहिए, एकदम कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए? तो इस केस में एक छोटा सा हमें आरबीआई का एक पेपर, एक रिपोर्ट कार्ड हमें अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि ये कदम भी बहुत रेडिकल हो जाएगा। देखो, बीच का पाथ एकदम सही रहता है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन इज ओके, एब्रप्ट ट्रांजिशन हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ग्रेजुअल ट्रांजिशन के पीछे हमारे पास में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए? इसके पीछे पहला आर्ग्यूमेंट है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो सोशली रेलेवेंट हैं। जब 1969 में पहली बार बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था ना, उस टाइम पर पहला काम यही था कि सोसाइटी को और पूरी इकोनॉमी को अच्छे से बैंक से कनेक्टिविटी इंश्योर हो सके। नहीं, पहले क्या था कि जिन प्राइवेट सेक्टर, जो भी बिजनेस हाउसेस के जो बैंक थे, उन्हीं की एक्सेसिबिलिटी थी लोन से रिलेटेड या फिर जो बैंकिंग सिस्टम था उससे रिलेटेड, पर टारगेट था फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो उसके लिए क्या किया गया, ये नेशनलाइजेशन का कदम उठाया गया इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जिससे क्या हुआ, गांवों तक भी बैंकों की ब्रांचेस खोली गई। दूसरी, आज के टाइम पे भी प्राइवेट बैंक्स की बजाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स गांवों में ज़्यादा पेनिट्रेशन रखते हैं। रूरल एरियाज में एटीएम फैसिलिटी, ब्रांचेस, ये देखो, ये भी पीएसबीज की ज़्यादा है। एक इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना जब शुरू की गई थी 2015 में, तो आप देखो उस टाइम पर उस टाइम से लेकर अभी तक प्राइवेट सेक्टर में कितने बैंक अकाउंट है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत? केवल 1.3 करोड़। जबकि आप दूसरी तरफ देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 46 करोड़। इसका मतलब सोशल पेनिट्रेशन ज़्यादा है। दूसरा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप प्रॉफिट मेकिंग की बात करो तो उसमें तो देखो प्राइवेट बैंक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर करता ही प्रॉफिट मेकिंग का काम है। पर जब बात आ जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि भाई कितनी ब्रांचेस खोली गई, कितने लोगों के अकाउंट है, कितने लोग गाँव में लोन ले पा रहे हैं बैंकों से, वहां पर देखोगे, या फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जिसमें एग्रीकल्चर आ गया, सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें काम होती है जो गाँव में ज़्यादा बेस्ड होती हैं। ओवरऑल इनमें आप देखोगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बजाय कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो कुल मिलाकर के बात क्या आ रही है कि आप किस इंडिकेटर पे अटेंशन देना चाहते हो? गवर्नमेंट बैंक्स का काम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को उस पुरानी सोच से बाहर निकाल करके फॉरवर्डली लेकर के आना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पीएसबीज एफिशिएंट हो गए। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि पीएसबीज जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए आज भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कैसे? आरबीआई की इस रिपोर्ट ने कहा कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं, जो एक्सटर्नल लोन दिए जाते हैं, वो लोन इस तरीके से दिए जाते हैं जिसके चलते हैं वो ये नहीं देखते कि अभी हमें इकोनॉमी को किस तरफ लेके जाना है, वो केवल अपने बेनिफिट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी डाउन टर्न जा रही है, मतलब इकोनॉमी लगातार डिक्लाइन कर रही है, यूं मानो कि रिसेशन की तरफ या मंदी की तरफ बढ़ने की कोशिशें हैं, लग रहा है, ऐसा सिम्टम्स आ रहा है, तो उस केस में बैंकों के थ्रू गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाना चाहे लोगों के अकाउंट में पैसा देकर के, तो उससे इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाने का काम जितना जल्दी, जितना एफिशिएंटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स कर सकते हैं, उतना एफिशिएंटली प्राइवेट बैंक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में भी काम आते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स है जिनके चलते हैं पीएसबीज जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब सवाल यह है, तो अब क्या किया जाए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी कमियां बहुत सारी रह गई, जैसे एनपीएस बहुत हैं,
पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, सरकारें आती है लोन माफ़ करवा देती है, उसका क्या? इसका रास्ता है, बीच का रास्ता निकालो। ठीक है। एक चीज़ और बताई जा रही है कि जब कभी भी मान लो मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस किए जाते हैं, हम देखते हैं ना हर बार, हर 3 महीने में एक मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उस मीटिंग में जो रेट डिसाइड होती है वो रेट जितना क्विकली ट्रांसमिट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू होती है उतना स्पीड से प्राइवेट सेक्टर के थ्रू नहीं होती। जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज कर दी है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक इंटरेस्ट रेट राइज तो जल्दी से करेंगे, पर जब रिड्यूस करने की बात आएगी तब रिड्यूस जल्दी से नहीं करेंगे। तो इस तरीके की परिस्थितियां बन जाती हैं। तो जो काम हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पे मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, वो पीएसबीज के थ्रू इफेक्टिवली हम इंप्लीमेंट होता हुआ देख सकते हैं, ना कि प्राइवेट बैंक्स के थ्रू। फिर आ जाती बात कि डिपॉजिट रेट्स की अगर बात करें, आज आप अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराओ, प्राइवेट बैंक आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा देगा, पीएसबीज थोड़ा कम देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर फिर भी पीएसबीज जो है वो लार्जर सोशल गोल्स को आपको रिटर्न करते हुए दिखेंगे। हमने देखा ना कि मान लो गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट देना है, तो वो काम फिर पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू इजीली हो सकता है। कुल मिलाकर के बात क्या आ रही है कि भाई एक ग्रेजुअल अप्रोच होनी चाहिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ, एब्रप्ट नहीं होने की जरूरत है। ठीक है। एक चीज, प्राइवेट ऑनरशिप हर चीज के लिए रामबाण इलाज भी नहीं है। ठीक है। इसके लिए एक सूक्ष्म, कहते हैं ना कि इवैल्यूएशन होना चाहिए, न्यूएंस्ड इवैल्यूएशन होना चाहिए कि हाँ वाकई में प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े तो किस पेस के साथ हमें बढ़ना है। एकदम से बढ़ना भी रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी भी हमारे यहाँ पर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका गरीबी के नीचे जी रहा है, तो उनकी भी तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। नहीं तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की क्या कमियां नहीं है? बहुत सारी कमियां हैं। ग्रेट डिप्रेशन जैसी परिस्थितियां, आज अमेरिका की इकोनॉमी क्यों परेशानियों में है, आज हमारी इकोनॉमी इतनी क्राइसिस में क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल है इकोनॉमी में, राइट। और यूएसए में और वेस्टर्न इकोनॉमीज में भी गवर्नमेंट का रोल है, पर उतना रोल नहीं है जितना इंडिया में है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, इसीलिए बहुत सोच समझ करके मिक्स्ड इकोनॉमी का आइडिया हमने अडॉप्ट किया था। तो जो मैंने आपको बात बताई वो जरूर कर लेना, क्या काम दिया था मैंने अभी आपको वो। नेक्स्ट आर्टिकल है कि स्मोकिंग कैसे हार्म करता है हमारी हेल्थ को। ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि लगभग 44.4% डेथ्स जो है कैंसर की वजह से होती है, और वो मेनली 3 रिस्क की वजह से होती है। कैंसर होने के 3 कारण, एक तो स्मोकिंग की बताई गई है, एक एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन है, और तीसरा है हाई बॉडी मास, जिसको ओबेसिटी भी हम बोल सकते हैं, मोटापा। अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स पे क्या इम्पैक्ट जाता है अगर हम बात करें स्मोकिंग से, क्योंकि हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल कंटेंट ऐसे कैसे जब स्मोकिंग की जाती है तो इनहेल किए जाते हैं। ठीक है। तो निकोटिन जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, एकदम कड़क बना देती है। कड़क का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना ब्लड वेसल्स की, आर्टरीज एंड वेन्स की, वो खत्म हो जाती है, फिर एकदम टाइट हो जाती है ब्लड वेसल। और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर देता है, वो ब्लड वेसल वॉल्स को हार्म पहुंचाता है, और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दोनों मिलाकर के एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन हो गया जो कि मार ही देता है एक इंसान को। ठीक है। कुल मिलाकर के अगर स्मोकिंग करो और उसी टाइम पर लोग अगर ड्रिंक कर रहे हो तो और भी ज़्यादा डेडलीस्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो आप देखो स्मोकिंग जो है वो ब्लड क्लॉट्स भी बनाने शुरू कर देती है। जैसे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, एक साथ इकट्ठा होकर के क्लम्प्स बना लेती हैं, और वो वेसल में, सीधी सी बात है, पाइप में कचरा फंसेगा तो पाइप पे तो दबाव आएगा, और पाइप की दीवारें अगर फ्लेक्सिबल है तो एडजस्ट कर लेगी, पर अगर दीवारें भी आपने कड़क कर ली तो वो क्या करेगी, टूटेगी, फटेगी, रप्चर होगा, रप्चर हो गया, डेथ। इस तरीके से टोबैको की बात करें तो ये देखो हमारी बॉडी में एक तरीके का ये फैट तैयार कर देता है जिसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। जो कि एक फाइब्रोसिस के तौर पे इमर्ज होकर के आता है। फाइब्रोसिस का मतलब एक सब्सटेंस इकट्ठी होती बॉडी में, बनती एक बड़ी ट्यूमर टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है। वो फाइब्रोसिस हो जाता है, और वो फिर हमारी ब्लड वेसल्स के साथ में स्टिक हो जाता है, तो ब्लड फ्लो होने के लिए क्या स्पेस बचेगा। इसके अलावा एक तो ये हो गया, और दूसरा है थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, खून के थक्के हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा HDL कोलेस्ट्रॉल जो कि एक प्रोटेक्शन का काम करता है, उसकी तो रिडक्शन हो जाती है, और जो हमारी ब्लड सेल्स को इनको डैमेज कर सकता है वो LDL जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो राइज हो जाता है।
कुल मिलाकर के जो डैमेज करने वाला कोलेस्ट्रॉल है उसकी तो लेवल बढ़ती है और जो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है उसकी हो जाती है कमी। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल की बात करें वो भी बढ़ जाता है। कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से डेडलीस्ट बनती चली जाती हैं। स्मोकिंग की वजह से लोग जो हैं वो डायबिटिक भी हो सकते हैं और प्री डायबिटिक उनकी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, और ये आपको बता दिया मैंने, प्लेटलेट्स हैं वो क्लॉट बना लेती हैं, चिपक जाती है एक दूसरे के, ब्लड क्लॉट बन जाता है। ठीक है, और फिर वो स्पेस नहीं बचेगा ब्लड फ्लो होने के लिए, तो प्रेशर आएगा, रप्चर होगा। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखी जाए तो एक बंदा अपनी जिंदगी को 7 से 10 साल कम कर लेता है अगर वो स्मोकिंग करता है तो, सीधी सी बात ये है। और अगर वुमेन की बात करें तो वो 3 से 4 साल कम कर लेती हैं अपनी। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज होना और वो सारी चीज़ें वो भी इसीलिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जब ब्लड वेसल्स में जगह नहीं रहेगी, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें रिस्क कौन सी रहती है? सब आर्केनॉइड हेमरेज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हम हेमरेज। ठीक है, वो हेमोरेज हो गया इसका स्पेलिंग वाइज। ठीक है, इसके अलावा एरोटा। ठीक है, और जो एर्टा होती है हमारी बॉडी में, मतलब हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ जो ब्लड ले जाने का काम करती है, हार्ट पंप करता है और खून ले जाता है फिर ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, तो वहां पर भी ब्लड के क्लम्प्सेस बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वही बात अगेन, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती है। अच्छा, एक चीज और, प्रेग्नेंट लेडी अगर खुद स्मोक करे तो डेडलीस्ट है ही, अगर कोई दूसरा बंदा स्मोक करता है उसके पास में बैठती है तो भी रिस्क रहती है। कैसे? क्योंकि अगर वो स्मोक अपनी बॉडी में इनहेल करेंगी तो प्लेसेंटा के थ्रू जो बच्चा है पेट में उस तक भी पहुंचेगा फिर वो। ठीक है, निकोटिन और ये सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से स्टिल बर्थ, मतलब गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाना, या फिर बच्चों की साइज जो है वो छोटी रह जाती है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता बच्चे का। एक इंडिविजुअल उसकी आप देखो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, नपुंसक भी बन सकता है स्मोकिंग की वजह से। इस तरीके की जो रिस्क है वो बनी रहती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ओबेसिटी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती चली जा रही हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखो हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो देखो अभी मैक्सिको की विजिट पे जा रहे हैं। तो बेसिकली वो पांडुरंग खंखोज, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के इंडिविजुअल जो कि रेवोल्यूशनरी पीरियड के टाइम पे इंडिया से बाहर निकले थे, जापान भी गए ये, फिर अमेरिका में भी पढ़ाई की इन्होंने, और फिर मैक्सिको में अपनी तरफ से काम किया इन्होंने, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भी काम किया और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट भी थे ये। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड या फिर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी जाती है मैक्सिको में। तो इनकी जो भी रिलेटेड साइट्स हैं वहाँ पर विजिट की जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा आपको करना क्या है, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस थे खंखोज जी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से और अमेरिकन रेवोल्यूशन से। ठीक है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स हैं, इनको रिवाइज कर लेना। और इसके अलावा गदर पार्टी के बारे में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पढ़ लेना। और मैक्सिको का, सूरीनाम का इनका मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मैक्सिको की विजिट पे जाएंगे पहले हमारे लोकसभा स्पीकर, और फिर उसके बाद में जाएंगे सूरीनाम, जो कि साउथ अमेरिकन एक छोटा कंट्री है जहाँ पर इंडियन सोसाइटी, इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये 2 मैप मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ब्राज़ील है नीचे, ठीक है, और इधर ये रहा सूरीनाम। ठीक है, ध्यान रख लेना, पैरामेरिबो, और इधर गुयाना, इधर फ्रेंच गुयाना, ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। साउथ में आ जाता है ब्राज़ील और इधर इसकी कोस्टल लाइन है अटलांटिक ओशन के साथ में। ठीक है, बाकी और कंट्रीज़ पे भी नज़र डाल सकते हो, वेनेजुएला पे, कोलंबिया, ये देखो पनामा। ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो इस्थुमस है उसका ये एक पार्ट है। और यहीं पे पनामा सिटी के पास में कैनाल काट करके पनामा कैनाल है जो कि कैरेबियन सी को कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन के साथ में। इसके अलावा कोलंबिया, बोगोटा, इक्वेडोर, कोस्टल कंट्री जो कि कोलंबिया और पेरू के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्विटो, यहाँ की कैपिटल है पेरू, यहाँ की कैपिटल है लीमा। बोलीविया, लापेज, लैंडलॉक कंट्री है। पैराग्वे, ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। ओके, इसके आगे आप देख सकते हो चिली, बिल्कुल एक स्ट्रिप, सैंटियागो यहाँ की कैपिटल है। ओके, फॉकलैंड आइलैंड्स। ठीक है, अब फॉकलैंड आइलैंड्स को लेकर के डिस्प्यूट चलते रहते हैं भाई, अर्जेंटीना और यूके के बीच में। ठीक है, इधर ये यूरुग्वे,
ठीक है, मोंटेवीडियो। और ये अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। ओके, यहाँ पर ब्राज़ील की कैपिटल होगी ब्राज़ीलिया। यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है रियो डी जेनेरियो, कोस्टल लाइन पे लोकेटेड है। ये यहाँ का मैप हो गया। इसके आगे देखें, ये आगे आपके सामने मैक्सिको का मैप। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है, इधर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। ओके, और बाकी ये मैक्सिको का पूरा मैप। इसमें मैक्सिको सिटी यहाँ की कैपिटल है, ये रही। ऊपर यूएसए है। साउथ की तरफ जो कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उन कंट्रीज का नाम देख लो, ग्वाटेमाला और बेलीजे। ये दो कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ऊपर यूएसए है। ओके, और बाकी इधर देखो, नज़र डालने लायक कोई चीज़ आपको लगे तो देख लो। बाकी मेन जो चीज़ थी वो हमने देख ही लिया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो फ्रंट पेज से। सुप्रीम कोर्ट ने देखो फुटबॉल के लिए जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट की थी, उस एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट की थी उसको अल्टीमेटली डिसॉल्व करना पड़ गया, क्योंकि एक तो फीफा ने अपनी तरफ से सैंक्शंस लगा दिए थे, और दूसरा अभी कई एक्सपर्ट्स का डाउट भी था कि भाई इस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरवेंशन डाल करके कैसे एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी में रिफॉर्म्स ला सकते हो। तो इस बात को लेकर के अभी ये जो 3 मेंबर्स की कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर थी इसको तो डिसॉल्व कर दिया, और अब ये है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, अब एग्जिस्टिंग जो लीडर्स हैं, जैसे कि ऑलरेडी आईफा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जिनमें एक्टिंग सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं सुनेंदु धर, वो काम करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट क्या आ जाता है कि फीफा जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, उसने क्या किए थे, सैंक्शंस लगा दिए थे कि बोला आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट मैनर में ये जो आपकी आईफा है ये बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के काम नहीं कर रही है, यहाँ पर तो बोला जुडिशरी इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। तो उस चीज़ के लिए अब देखो आपको क्या करना है, आईफा और फीफा के बारे में पढ़ लेना है। कुल मिला के बात ये है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट दिया है, वो ये कि अगर कोई भी डिफेंस पर्सनल, चाहे वो डिफेंस में हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, उनकी ऑन ड्यूटी अगर डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली वालों को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। पहले सिर्फ 1 लाख की बात थी, अब इसको बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया है। ये गुजरात गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी और इतना कुछ खास है नहीं, मेन जो पॉइंट था वो हमने देख लिया, किस किस एरिया में कहाँ कहाँ पर ऑन ड्यूटी रहने पे ये कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। पर ये गुजरात गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है, ये जरूर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है चाबार पोर्ट से रिलेटेड। देखो हमारे जो मिनिस्टर हैं, यहाँ पर देख लो, यूनियन मिनिस्टर फॉर, यहाँ पे पूरा देख सकते हो, जो पोर्ट्स को, वाटर वेज को, उनके लिए जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, यूनियन पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ये ईरान की विजिट पे गए हुए हैं। तो इनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट, मतलब ईरान के काउंटर पार्ट से मीटिंग हुई है बेसिकली इनकी, तो अपनी तरफ से अनाउंसमेंट ये दिए हैं कि चाबार पोर्ट को जो डेवलप किया गया है इंडिया पोर्ट एंड ग्लोबल कंपनी के द्वारा, वो अब ओपन रख दिया जाएगा, जिससे कि उसको, उसके थ्रू अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड और ज़्यादा हो सके। ठीक है, और ये जो चाबार पोर्ट डेवलप किया गया था, ये किसके अंडर में बनाया गया था, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग ऑफ सी फेरर्स, ये कन्वेंशन है इंटरनेशनल, और उसके बेसिस पे ये पोर्ट डेवलप किया गया था इस कंपनी के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की। इसमें अभी तक लगभग 4.8 मिलियन टन तक का कंसाइनमेंट तो इस पोर्ट के थ्रू ले जाया जा चुका है। यहाँ पर चाबार पोर्ट जो है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देखोगे चाबार पोर्ट में एक शाहिद बिहस्ती पोर्ट भी है इसी जगह पे, उसके थ्रू ये कंसाइनमेंट आ जा चुका है। कुल मिलाकर के एक तो ये ध्यान रखना है कि शाहिद बेहस्ती पोर्ट कहाँ, बेहस्ती पोर्ट कहाँ पर है, ईरान में। चाबार पोर्ट ये ईरान में, चाबार पोर्ट का ही पार्ट हो गया शाहिद बेहस्ती। ठीक है, अब चाबार को मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर लोकेटेड है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी बताऊंगा। अब देखो ये है, ये वाला एरिया डिस्प्यूटेड है, बस ये हमारा ये ध्यान रख लेना। ठीक है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी ये पाकिस्तान की नहीं, अपना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारा ये कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट है। ओके, खैर हमारा कंटेंट यहाँ से देख सकते हो कि मुंबई और कांडला, यहाँ से 2 पोर्ट्स हमारे हैं। अब हमें कंसाइनमेंट भेजना होता है अफगानिस्तान में या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, तो पाकिस्तान के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं, पर पाकिस्तान से आप, हमारे रिलेशन देखो आपको पता है अच्छे नहीं हैं। तो उस केस में क्या तरीका निकाला, चाबार पोर्ट यहाँ पे ईरान में डेवलप कर दिया, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान के पास में। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये एक रेलवे लाइन बिछा रखी है और ये है गार्डलैंड रोड जो कि अफगानिस्तान में फैली हुई है। तो इजीली
अफगानिस्तान तक जो भी कंसाइनमेंट हमें इंडिया से भेजना होता है वो यहाँ से भेजा जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेवलपमेंट्स किए गए थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि हम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ये जो अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू हम ट्रेड कर सकें इजीली, और यहाँ से अफगानिस्तान से भी कोई चीज़ हमें मंगवानी हो तो मंगवा सकते हैं इजीली। तो ये जो कनेक्टिविटी थी ये अंडर थ्रेट आ गई थी पिछले कुछ दिनों में। कब आई थी? जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, तालिबान के टेक ओवर करने के बाद में हमें प्रॉब्लम आ गई कि हाँ भाई अफगानिस्तान में कैसे हम ट्रेड करें, क्या करें। बट आपको पता है अभी रिसेंट टाइम में तालिबान ने क्या कहा कि इंडिया अफगानिस्तान में आए और अपनी एक्टिविटीज़ रीस्टार्ट कर दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो वो जो चीज़ है ना, उसके चलते एक कहते हैं ना कि ट्रिगर मिला इंडिया को कि हाँ वाकई में हमें हमारा काम रीस्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो भी इस चाबार पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है ईरान से होते हुए। समझ गए? तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैप को आप जरूर ध्यान से रखोगे। ठीक है, चाबार पोर्ट, और यहीं पर ग्वादर पोर्ट है बलूचिस्तान में, जो कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर में डेवलप किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी सिटीज से कहाँ कहाँ जाता है इस मैप को आप अच्छे से देख लेना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये हमारा पार्ट है। डन? तो ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, और ये बात जरूर याद रख लेना, इसको डेवलप किसने किया है? इंडिया पोर्ट्स एंड ग्लोबल कंपनी IPGPL के द्वारा। एक सर्वे अभी निकला है, गुजरात विद्यापीठ सर्वे बोला जा रहा है, उसमें ये बताया गया कि बोला जिन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को हमने हमारी लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन दी थी वो बोला बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। बोला 1994 से हम मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं गुजराती लैंग्वेज में। कहाँ पर? गुजरात विद्यापीठ। ठीक है, अहमदाबाद बेस्ड ये इंस्टीट्यूशन है गुजरात विद्यापीठ। तो बोलो वहाँ के स्टूडेंट्स जो गुजराती में पढ़ के निकले थे उन्होंने आज शानदार परफॉर्म किया है, और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो बोले इस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रमोशन की बात की गई है कि भाई टेक्निकल एजुकेशन जो है वो हमें नेटिव लैंग्वेजेस में देनी चाहिए, तो इंग्लिश एक हर्डल नहीं बन पाएगी फिर, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में जितना अच्छे से कोई समझ सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इंग्लिश आपके लिए बहुत बड़ी माथापच्ची है, तो हमारे जैसे जो लोग आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों का मिक्स करके बता देते हैं, ईजी रहता है आप लोगों के लिए। तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कमांड टेक्निकल सेगमेंट पे भी हो जाए तो उसका बेनिफिट मिलेगा, और यही प्रोविजन किया हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ओके, फिर हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये है कि साउथ कोरिया और US दोनों की आर्मीज मिलकर के, मिलिट्रीज मिलकर के और एक डिफेंस एक्सरसाइज कर रही है नॉर्थ कोरिया के साथ में, जो साउथ कोरिया की बॉर्डर शेयर होती है वहां पर। और उस एक्सरसाइज का नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज, ULCHI। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे है देखो, विलफुल डिफॉल्टर्स, जिन्होंने जानबूझ करके लोन रिटर्न नहीं किया, उन लोगों को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अपने नए रूल रेगुलेशंस के बेसिस पे ये सिग्नल दे दिया गया है कि आप गवर्नमेंट की बिना अप्रूवल के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए पहले अप्रूवल लेना होगा। तो बेसिकली दो रूल्स हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022 एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज रेगुलेशन 2022। ये दो रूल्स अभी डिक्लेयर हुए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें क्या कहा है, वो इंडियन रेजिडेंट जिसको विलफुल डिफॉल्टर बोल दिया गया है कि हाँ जी ये जानबूझ करके अपना पैसा टाइम पे रिटर्न नहीं कर रहे, बैंकों से लोन लिया हुआ था, और उनके खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है या तो CBI के द्वारा या ED के द्वारा या SFIO के द्वारा। तो ऐसे में इन लोगों को अगर आउट ऑफ इंडिया कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले इन एजेंसी से NOC लेनी पड़ेगी, साथ में उस बैंक से भी NOC लेनी पड़ेगी जिस बैंक में उन्होंने डिफॉल्ट किया है, तब जाकर के ये इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या बोली है कि अगर एप्लीकेशन लगा दी जाती है विलफुल डिफॉल्टर्स के द्वारा कि जी हमें आप अप्रूवल दे दो, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मान लो कि 60 दिन तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है या उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस बैंक और उस एजेंसी के द्वारा अप्रूवल मिल गया है, आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और 60 दिन के अंदर अंदर वो मना कर दे तो इसका मतलब आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आपका मतलब विलफुल डिफॉल्टर्स। साथ में ये भी कहा है कि इंडियन रेजिडेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थे, ये तो डिफॉल्टर्स के लिए हो गया, ये ऊपर वाली बात। तो अब हम बात कर ले जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो बाहर किसी भी देश में
अगर रियल एस्टेट एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या ऐसी प्रोडक्ट जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड जैसे इंश्योरेंस और इनसे रिलेटेड कोई काम करना चाहे, तो वहां पर अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज एक्सपेंड करना चाहते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये भी प्रोविजन इसमें अभी डाल दिया गया है इन दोनों रूल्स के बेसिस पे। ओके, तो कुल मिलाकर के विलफुल डिफॉल्टर्स को रोका जा रहा है। और दूसरा, बाहर अगर कोई भी काम करना चाहता है जो इंडिया का रेजिडेंट है, बाहर पैसा लगा करके पैसा कमाना चाहता है, और वो काम रियल एस्टेट से रिलेटेड है या गैम्बलिंग से रिलेटेड है या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड है जिसमें इंडियन रुपी से लेन देन होने वाला है, तो उसके लिए आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये है पॉइंट, समझ गए। और लॉज मैंने आपको हाईलाइट करके पहले बता ही दिए। आगे चलते हैं। इसके आगे देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उसके द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है कि भारत स्टैंडर्ड 6 के जो व्हीकल्स हैं उनमें भी अब सीएनजी और एलपीजी किट्स का फिटिंग करवा सकते हैं आराम से। अभी तक तो क्या था, BS4 जो स्टैंडर्ड थे उसके लेवल के ही व्हीकल्स को अलाउ किया जा रहा था, BS6 को भी अलाउ कर दिया गया है। अब आपके लिए टास्क आ गया है, इन भारत स्टैंडर्ड्स के बारे में एक बार पढ़ लेना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है ये पूरी बला। ओके, आगे चलते हैं। बस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।